स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2026 के मेंस प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंतर्गत ये आज आपका सेकंड वीडियो है। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत आपके ग्राम पंचायत से रिलेटेड, स्थानीय सुशासन से रिलेटेड ग्रामों में कौन कौन सी योजना चलती है, कौन कौन से नियम चलते हैं, प्रधान का कार्य क्या होता है, लेखपाल का कार्य क्या होता है, लेखपाल किन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, इस तरह के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। और इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी आपके राजस्व विभाग के एग्जाम हैं, जैसे आपके कानून गौ का आपका एग्ज़ाम, लेखपाल के एग्ज़ाम, बीपीओ के एग्ज़ाम, सभी के आपके पीवाई को भी इसमें मेंशन किया गया है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपने सेकंड वीडियो का पहला क्वेश्चन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन कितने स्तर पर लागू किया गया था? 3, 4, 5, 6। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कितने स्तर पर आपका लागू किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आपका 5 स्तर पर लागू किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अब हम थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग की बात कर लेते हैं। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को की गई थी। इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके। बात कर लेते हैं कि ये स्तर जो आपके 5 स्तर दे रखे हैं आंसर में, वो कौन कौन से स्तर पर इसे लागू किया गया था। तो टॉप टू बॉटम चलते हैं अपन। पहला जो स्तर था वो था आपका केंद्र स्तर पर इसे लागू करना है। उसके बाद आपका राज्य स्तर पर लागू करना है। राज्य स्तर के बाद आपका जिला है, और जिला से छोटा आप सभी को पता है कि खंड होता है, यानी ब्लॉक। और ब्लॉक के बाद आपको लागू करना था गांव स्तर पर। इस प्रकार आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम कितने स्तर पर लागू किया गया था? 5 स्तर पर लागू किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1952, 1953, 1954, 1955। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1953 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत किन के द्वारा की गई? तो ध्यान रखना है, इनकी शुरुआत भी आपकी जो एग्जैक्ट डेट है आपकी 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। किन के द्वारा? तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी भी शुरुआत की गई थी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GVK राव मेहता समिति। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, उन चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि आपका जो CDP है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम है, इसकी समीक्षा करने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन आपका 1957 ईस्वी को किया गया था, जबकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत आपकी कब की गई थी? 1952 ईस्वी में की गई थी। वहीं राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत 1953 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा भी आपकी अलग अलग समितियां दे रखी हैं, उनके बारे में भी समझ लीजिए। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1977 ईस्वी में। ML सिंघवी समिति का गठन किया गया था 86 ईस्वी में। GVK राव मेहता समिति का गठन किया गया था 1985 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इनको भी आपको लर्न करना है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि CDP और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1856 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1860 ईस्वी। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका,
यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि बलवंत राय जो मेहता समिति थी उसकी रिपोर्ट आपकी कब प्रस्तुत की गई थी। जब इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया पहले उसकी बात कर लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1957 ईस्वी में ही इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। एग्जैक्ट डेट अगर आपको लर्न करनी है तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी नवंबर 1957 ईस्वी को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। बलवंत राय मेहता समिति ने कौन कौन से अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें की थी उनमें से देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इनकी सिफारिश। इन्होंने कहा था कि जो आपकी पंचायत समिति है या फिर कह सकते हैं कि पंचायत का शासन प्रणाली है वो 3 स्तर की होनी चाहिए। कितने स्तर की होनी चाहिए? 3 स्तरीय प्रणाली को लागू करने की बात इन्होंने के द्वारा कही गई थी। कौन कौन से स्तर होंगे, मैं टॉप टू बॉटम लेके चलते हैं। सबसे ऊपर यानी जिले के लिए हम जिला पंचायत बनाएंगे, और आपका खंड के लिए हम पंचायत समिति बनाएंगे, यानी ब्लॉक समिति कहिए जिसे आप कह सकते हैं। वहीं गांव के लिए आप क्या बनाओगे? ग्राम पंचायत बनाओगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका त्रिस्तरीय मॉडल इन्होंने दिया था। कहाँ कहाँ के लिए क्या क्या दिया है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। जिला के लिए जिला पंचायत, खंड के लिए पंचायत समिति यानी ब्लॉक के लिए, और गांव के लिए आपकी ग्राम पंचायत। इन्होंने इस तरह की बात कही थी, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इम्पोर्टेंट है आपकी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत निहित मूल्य थे सामाजिक न्याय, सहभागिता, समानता या उपरोक्त सभी। तो देखिए आपकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की जा रही है, इसमें कौन कौन से मूल्य निहित थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में क्या क्या आता है ध्यान रखिएगा। सामाजिक न्याय की बात की गई थी, पार्टनरशिप की बात की गई थी, समानता इक्वलिटी की बात की गई थी। वहीं अगर हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें कि कब इससे प्रारंभ किया गया था, तो इसकी शुरुआत आपकी 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को की गई थी। किन के द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कितने स्तर पर यानी कितने लेवल पर की गई थी? तो ये 5 लेवल पर इसकी शुरुआत की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रघुराज राजन समिति, LM सिंघवी समिति। तो देखिए इम्पोर्टेंट है आपकी, क्या पूछा गया है कि इनमें से जो कौन सी समिति है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, रघुराजन समिति आपकी पंचायत स्तरीय प्रणाली से संबंधित नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी ईयर पूछी जाती है, कौन सी समिति कब गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था आपका 1957 ईस्वी में। वहीं अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था आपका 1977 ईस्वी में। वहीं LM सिंघवी समिति का गठन हुआ है आपके 1986 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, रघुराजन समिति आपकी पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ये जो संबंधित है आपकी वो टैक्स से संबंधित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज भारत के कहाँ पर आपका आरंभ किया गया था या किस राज्य में आरंभ किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये राजस्थान राज्य में आपका सबसे पहले लागू किया गया था। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट डेट कितनी रहेगी। तो एग्जैक्ट डेट है आपकी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को इसे प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ध्यान रखना है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे कोई राज्य पूछता है तो राजस्थान है, लेकिन अगर आपके ज़िले का नाम पूछा जाता है कि राजस्थान के किस ज़िले से आरंभ किया गया था, तो ये आपका नागौर ज़िले से आपका प्रारंभ किया गया है। राजस्थान में एक ज़िला है। तो ये इतनी डिटेलिंग इसकी आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1।
ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका असत्य है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो देखिए अब एक एक करके हम डिटेलिंग करते हैं इसकी कि कौन सा कथन आपका इसमें असत्य है। पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है। 21 वर्ष की आयु का गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्य करती है। ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ग्राम पंचायत से संबंधित। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन आपका असत्य है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 2 कैसे गलत है देखिए, एक एक करके हम इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि 21 वर्ष की आयु का गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है, जबकि जो सही एज होती है वो है आपकी 18 वर्ष। कोई भी व्यक्ति जिसकी 18 वर्ष की आयु कंप्लीट हो चुकी है और मतदान नामावली में उसका नाम चढ़ा हुआ है तो वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। जबकि अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनकी डिटेलिंग भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? आपकी ग्राम पंचायत मानी जाती है। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्य करती है, ये भी चीज़ याद रखनी है। और इसकी अवधि 5 वर्ष की होती है। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कथन आपका असत्य है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु के समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राव मेहता समिति या फिर चलैया समिति। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी कि 1977 ईस्वी में कौन सी समिति का गठन किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अब अशोक मेहता समिति का गठन किनके द्वारा किया गया है उस पर भी आप याद कर लीजिएगा। ये जनता पार्टी के द्वारा आपका गठन किया गया है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आपकी पंचायती राज प्रणाली के अध्ययन करने हेतु इसका गठन किया गया था। अब जो अशोक मेहता समिति है उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि हम 2 स्तरीय प्रणाली को लागू करने की इन्होंने सिफारिश की थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 2 स्तरीय प्रणाली को लागू करना है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जिले की विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, MS स्वामीनाथन समिति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो बात की गई है किसकी बात की गई है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये दूरी नहीं है, दूरी कर लीजिएगा सेंटर। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने की घोषणा या फिर कह सकते हैं सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिले को सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अशोक मेहता समिति के द्वारा इसका सुझाव दिया गया था। अब हम एक एक करके डिटेलिंग की बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था आपका 1977 ईस्वी को। इन्होंने बात कही थी कि हम जो प्रशासन की प्रणाली है, क्या है, प्रशासन की जो प्रणाली है उसको हम 2 स्तरीय लागू करेंगे। कितने स्तरीय इन्होंने बताए थे? 2 स्तरीय प्रणाली लागू करने की बात इन्होंने कही थी। अब वो 2 स्तर में कौन कौन से थे? तो एक स्तर में था आपका जिला स्तर, यानी जिला पंचायत की बात कही थी इन्होंने। और दूसरी जो स्तर इन्होंने बोला था कि हम दूसरा जो स्तर होगा उसे हम मंडल स्तर कहेंगे। और मंडल कितनी जनसंख्या पर बनाएंगे? तो मंडल हम बनाएंगे 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या पर। ये चीज़ उन्होंने अपने सुझाव दिए थे, अपनी समिति के अनुसार सुझाव दिए थे इन्होंने। और दूसरा इन्होंने कहा था कि जो सेंटर होगा, कार्य करने का जो सेंटर होगा, वो कार्य प्रणाली जिसके अंतर्गत होगी उसे हम जिला को सेंटर मानेंगे। ये इन्होंने कहा था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अशोक मेहता समिति। मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? अशोक मेहता समिति, स्वामीनाथन समिति, जीवीके राव मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। तो देखिए इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन, यहाँ से समितियों से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं।
मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अशोक मेहता समिति के द्वारा इसका सुझाव दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए मंडल पंचायत के बारे में अदर ऑप्शन से भी दे रखे हैं, अलग अलग की बात करते हैं। अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ है वो 1977 ईस्वी में किया गया है वाई जनता सरकार के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। वहीं MS स्वामीनाथन समिति की बात करते हैं तो ये आपकी एग्रीकल्चर से संबंधित है, ध्यान रखना है। और ये आपकी किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से, इसका पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। GV राव मेहता समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी गठन किया गया था 1985 ईस्वी में। वहीं LM सिंघवी का गठन किया गया है 1986 ईस्वी में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो निम्नलिखित अनुशंसाएं दे रखी हैं अशोक मेहता समिति की अनुशंसा इनमें नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं है। एक एक करके हम डिटेलिंग करते हैं इसकी। पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों को खुली भागीदारी होनी चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को कर रोपण करने की अनिवार्य शक्ति प्रदान करनी चाहिए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 2 क्यों सही है? क्योंकि देखिए जो आपकी अशोक मेहता समिति थी उसने कहा था कि हम 2 स्तरीय प्रणाली को लागू करने की व्यवस्था कही थी। तो यहाँ पर त्रिस्तरीय की जगह उन्होंने क्या कहा था कि हम 2 स्तरीय प्रणाली को लागू करने की व्यवस्था करेंगे। इसलिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। लेकिन इसकी जो प्रमुख आपकी ध्यान रखना है कि जो प्रमुख आपकी क्या है सिफारिश है उनको लर्न करना है। इन्होंने पंचायती राज प्रणाली में राजनीतिक दलों को खुली भागीदारी की सिफारिश की थी। इन्होंने आरक्षण की बात की थी। इन्होंने कर रोपण करने की अनिवार्य शक्ति की बात की थी। लेकिन हमसे तो ये पूछा गया है कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 24 अप्रैल, 24 फरवरी, 24 मई। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रत्येक 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। अब राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? ध्यान रखिएगा क्योंकि पंचायत समिति से रिलेटेड जो आपका संविधान है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन। इसको भी आपको याद करना है कि 73वां संविधान संशोधन पंचायत से आपका संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से। इसलिए उसी दिन से हम क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि पूरे प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये आपका हैदराबाद था। इसमें भी कब लागू किया गया तो ध्यान रखना है 1959 ईस्वी में ही पूरे प्रदेश में इसे लागू किया गया था। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो ध्यान रखना है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ भी शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग की पूछेंगे कि स्टार्टिंग सर कहाँ से की गई थी, कहीं आंशिक रूप से स्टार्टिंग की गई थी आपके राजस्थान राज्य से, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहाँ पे भी आपका एक ज़िला है नागौर। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1978, 1977, 1988, 1976। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, आपको ध्यान से समझना है, हड़बड़ी में आंसर आपको टिक नहीं करने हैं। यहाँ पर आपसे बोला गया कि अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1978 ईस्वी में अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट आपकी प्रस्तुत की गई है, या कह सकते हैं कि इसको सबमिट किया गया है।
अब यहाँ पे जब 1978 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या इनके बारे में बातें घटित हुई हैं। तो देखिए इसका जो गठन हुआ है अशोक मेहता समिति का, वो 1977 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, जहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है 1978 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हम जो आपका प्रणाली प्रशासन है, क्या है, प्रशासन प्रणाली है, उसे कितने स्तर पर लागू करेंगे, 2 स्तर पर हम लागू करने की बात इन्होंने कही थी। अब 2 स्तर कौन कौन से लागू करने की बात कही थी, तो एक तो हो गया आपका जिला, और जिला के नीचे हम बना देंगे एक मंडल। तो ये जो सिफारिश है वो इम्पोर्टेंट है, वही आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किस समिति द्वारा पंचायत के कार्य में राजनीतिक दलों को खुलकर भाग लेने की समर्थन किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा गया इसमें कि ऐसी कौन सी समिति है जिसका गठन किया गया था कि पंचायत के कार्य में राजनीतिक दलों को खुलकर भाग लेने की समर्थन किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अशोक मेहता समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी कि जितने भी आपके राजनीतिक दल हैं उनको खुली छूट होनी चाहिए आपके पार्टिसिपेट करने की, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, किसमें, पंचायत के इलेक्शन में। निम्नलिखित में से किस राज्य में अशोक मेहता समिति के मॉडल को लागू किया गया था? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि जो अशोक मेहता समिति थी उसके मॉडल को किस राज्यों में लागू किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, उपरोक्त सभी। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तीनों में अशोक मेहता समिति के मॉडल को लागू किया गया था। अब इनका जो मॉडल था वो क्या था, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मॉडल था इनका 2 लेवल का। कितने लेवल का था? 2 लेवल का था। एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का था और दूसरा इसके अंतर्गत में आपके मंडल को बनाया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं इसके गठन की, तो इसका गठन किया गया था 1977 ईस्वी में, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1978 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 1885 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी संबंधित उन्मूलन कार्यक्रम हेतु किस समिति का गठन किया गया था? जीवीके राव मेहता समिति, दांतेवाला समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ जिससे कि चीज़ें याद हो जाए। आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, वर्ष 1985 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम है आपके जीवीके राव मेहता समिति। तो सही तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, लेकिन इसकी जो डिटेलिंग है वो आपको लर्न करनी है। इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? योजना आयोग के द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का हमें क्या करना था, उसका अध्ययन करना था। इसके लिए आपकी समिति का गठन किया गया था। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, जीवीके राव समिति। राजीव गांधी की सरकार द्वारा पंचायत के दिशा निर्देश हेतु समिति का गठन किया गया था। दांतेवाला समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए ये समिति भी आपकी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बात की गई है कि जो राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री उस समय के, उनके दिशा निर्देशन पर आपके पंचायत के दिशा निर्देशन हेतु एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति का जो आपका गठन किया गया था वो किया गया था 1986 ईस्वी में किया गया था। इस समिति के द्वारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि पंचायतों को इन्होंने सिफारिश की थी कि संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए। इन्होंने ये जो बोला था कि संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक रूप प्रदान करना चाहिए, ये इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसमें आपके 2 ही क्वेश्चन है तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ, एक आगे से क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर लेंगे। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 30 वर्ष? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप लोगों में से किसी ने भी
लेखपाल 2015 का अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अब अलग अलग आयु अलग अलग क्राइटेरिया होना चाहिए। देखते हैं किस किस का कितना क्राइटेरिया होता है। मान के चलिए कि 18 वर्ष की आयु के बाद आप किसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो वोटिंग करने की एज होती है आपकी 18 वर्ष की, प्लस इसके साथ साथ आप ग्राम सभा का सदस्य आप बन सकते हैं जब आप कितने हैं 18 वर्ष के हो चुके हैं। वहीं 25 वर्ष की आयु में आप एमएलए और एमपी का भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 30 वर्ष की अगर आप बात करते हैं तो आप एमएलसी प्लस एमपी का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कहाँ पर, राज्यसभा में। तो ये चीज़ें भी आपको लर्न करनी है। सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 21 वर्ष की आयु में आप प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान के 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान हैं। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि आपको 11वीं अनुसूची के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, 11वीं अनुसूची के बारे में कहा गया है कि पंचायत के संदर्भ में कौन से अनिवार्य प्रावधान हैं। पंचायत के तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए। माध्यमिक तथा जिला स्तर के प्रमुखों के अप्रत्यक्ष चुनाव है। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। क्यों उपरोक्त में से सभी सही है, देखिए तीनों स्तरों पर बोला गया है कि सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। माध्यमिक और जिला स्तर पर आपके जो प्रमुख होते हैं उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, बिल्कुल ठीक। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत को कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, 18, 19, 25 या फिर 29। तो देखिए जो 11वीं अनुसूची दे रखी है वो पंचायत प्रणाली से संबंधित है, ये चीज़ आपको याद करनी है। वहीं पंचायत को कितने विषय प्रदान किए गए हैं इस सूची में, ये चीज़ आपको याद करनी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 29 विषय यानी सब्जेक्ट आपको प्रदान किए गए हैं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित असत्य कथन क्या है, यह केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष इसका कार्यकाल होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपका कौन सा कथन पंचायती राज प्रणाली से आपका असत्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह केंद्र सूची के अंतर्गत विषय शामिल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा जो पंचायत प्रणाली है वो राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है आपका, राज्य सूची का विषय है, ना कि केंद्र सूची का विषय है। लेकिन इसके प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन में पूछा गया था असत्य कथन कौन सा है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पंचायती राज प्रदान करता है, तो देखिए यहाँ पे पिछड़े क्षेत्र का विकास करना, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचयन या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव। तो यहाँ पर क्या बात की है, जो मुख्य उद्देश्य की बात की गई है कि जो पंचायती राज प्रणाली आपको क्या प्रदान करती है। तो जो पंचायती राज प्रदान करती है वो है ऑप्शन नंबर 2, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन एंड जो प्रशासन है उसे हमें प्रदान करती है पंचायती राज प्रणाली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 80 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगर इससे संबंधित आपको कुछ भी डिटेलिंग समझनी है, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए कि इससे पहले फर्स्ट वीडियो चैनल पर उपलब्ध है जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन सामने सॉल्व किए हैं, जिसके अंतर्गत आपके जो इतिहास है यानी जो आपकी पंचायतों का इतिहास रहा है, आपका क्या है कि पंचायतों का जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, कहाँ की हिस्ट्री रही है। तो जैसे आपके रामायण में पंचायत का आपका वर्णन था या नहीं था, महाभारत में आपका वर्णन था या नहीं था। तो इस तरह की जो इतिहास है यानी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के
जितना भी पंचायतों से रिलेटेड आपके इतिहास हैं, चाहे कोई भी एक्ट क्यों ना हो, उन सब से संबंधित आपके पहले वीडियो में हमने 55 क्वेश्चनों को सम्मिलित ऑलरेडी कर लिया है। यानी पहले वीडियो में आपके 55 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे, वो इम्पोर्टेंट आपके लिए, उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पंचायती व्यवस्था आपकी प्रणाली लागू नहीं है। नागालैंड, त्रिपुरा, केरल या फिर असम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको 3 से 4 ऐसे राज्यों के नाम याद करने हैं जहाँ पर ये प्रणाली लागू नहीं है। अब वो 3 से 4 कौन कौन से राज्य हैं जिनको आपको लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, नागालैंड। नागालैंड के अलावा और कौन से राज्यों में आपकी पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं की गई है, तो वो राज्य हैं आपके मेघालय। इसके अलावा एक राज्य और है आपका, और वो है आपका मणिपुर। ये 3 राज्य आपको लर्न करने ही करने हैं, ध्यान रखिएगा। आप इसे मैन से लर्न कर सकते हैं, MNM होता है आपका। तो इस चीज़ को लर्न करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में लागू नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया। 1996, 1994, 1973, 1995। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन वीडियो जब 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका कि अनुसूचित जाति विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1996 ईस्वी में पारित किया गया था। अब 1996 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम को हम पैसा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। पैसा 1996 के अधिनियम के नाम से भी इसे हम जानते हैं। किन से संबंधित है, तो ध्यान रखना है, ये संबंधित है आपके अनुसूचित क्षेत्र से। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है जो कि याद करनी है। यहाँ पर राष्ट्रपति का क्षेत्र अधिकार होता है, ये चीज़ लर्न करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है। देखिए एक तरफ आपकी समिति दे रखी है, दूसरी तरफ उनके गठन का वर्ष दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, GV राव समिति 1978। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, GV राव मेहता समिति का गठन 1978 में ना होकर कब हुआ था, 1985 ईस्वी में इसका गठन हुआ है। जबकि बलवंत राय मेहता समिति 1977, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, GV राव मेहता समिति का गठन हुआ था 1985 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, उपरोक्त दोनों या फिर मनोनीत द्वारा। तो ध्यान रखना है कि जो पंचायत समिति का आपका अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है आपका अप्रत्यक्ष रूप से। अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान के चलिए कि पंचायत समिति है, क्या है आपकी पंचायत समिति है, और पंचायत समिति के जो आपके मेंबर्स होते हैं, क्या हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका चुनाव किया जाता है किनके द्वारा, पीपल के द्वारा, जनता के द्वारा। लेकिन इसका जो हेड बनता है, कौन बनता है, जो हेड बनता है वो इन मेंबर में से एक इलेक्टेड होके आता है, जिसका चुनाव होता है इनडायरेक्टली, उसमें कोई भी जनता आपकी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत प्रणाली है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए कई ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्तरीय प्रणालियों को भी लागू किया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा राज्य है भारत में जिसने 4 स्तरीय प्रणाली को लागू किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
पश्चिम बंगाल एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर 4 स्तरीय प्रणाली लागू की गई है। अब ये 4 स्तरीय प्रणाली लागू करने का तात्पर्य क्या है और कौन कौन से स्तर हैं वो हम समझते हैं। हम यहाँ पर टॉप टू बॉटम चलेंगे। जिला स्तर पर आपकी जिला परिषद का निर्माण किया गया है वहाँ पर। उसके बाद में जिला से एक छोटा है आंचलिक परिषद। क्या है? आंचलिक। ये चीज़ें आपको याद करनी है। आंचलिक शब्द जब भी आपको आएगा तो आप याद रख लेंगे कि ये आपके पश्चिम बंगाल में इस प्रणाली को लागू किया गया है। उसके बाद में है आपका अंचल, और उसके बाद में आपका ग्रामीण स्तर पर बिल्कुल है जाके ग्राम पंचायत। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये जो तीनों आपके शब्द आते हैं, आपके आंचलिक और अंचल कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से आपके संबंधित है, जहाँ पर आपके 4 स्तरीय प्रणाली को लागू किया गया है। भारत के किस राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर या फिर बिहार? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत के किस राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश में ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं कि वहाँ पर आरक्षण का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो आर्टिकल नंबर आप सभी को याद करना है 243 का डी। वहाँ पर इसके वर्णन किया गया है आपके किसी भी संबंधित आरक्षण का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था? 2005, 2004, 2006 या फिर 2014? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कि बिहार सरकार के द्वारा पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से वर्ष? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 2006 में ये प्रावधान किया गया था। अब हम बात करते हैं अपने संविधान की। तो महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान किया गया है आर्टिकल नंबर 243 के डी में, वो कितने परसेंट किया गया है? 33% की बात कही गई है। लेकिन जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है इसे बढ़ा सकती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये राज्य सूची का आपका विषय है। तो बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया है पंचायती राज व्यवस्था में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है क्या करना है। जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होता है उनका चुनाव कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, जिला पंचायत के सदस्य इसमें चुनाव इनका करते हैं। लेकिन जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, तो एक एक करके हम यहाँ पर समझते हैं। मान के चलिए कि ये आपकी जिला पंचायत है और जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव आपको करना है। तो जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं इनका चुनाव करती है आपकी जनता यानी पीपल्स। वहीं इसका जो हेड होता है, और जो हेड होता है उसका चुनाव कौन करता है? सदस्यों में से ही एक व्यक्ति का आपका चुनाव किया जाता है, और ये चुनाव किया जाता है आपके इनडायरेक्टली। तो इसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए, जो आपके गांव में ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा क्या है? ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी वर्ष 18 वर्ष प्लस नाम रजिस्टर्ड में नाम उल्लेखित है, उनसे आपकी ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा की कार्यकारी समिति को हम कहते हैं ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत का सर जो हेड होता है वो प्रधान होता है। ये चीज़ें भी आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, ग्राम पंचायत। पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, राज मन्नार समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका
यहाँ पे बोला गया कि पंचायती राज से संबंधित एक समिति है जिसका गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया है। तो वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, GV राव समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर आपका किया गया है। कब किया गया था? तो इसका गठन आपका 1985 ईस्वी में किया गया है। वही LM सिंघवी समिति का गठन किया गया है 1986 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया है 1957 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो सही आंसर है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर इसकी डिटेलिंग करने वाले हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल महोदय के द्वारा इनका गठन किया जाता है। अब इसके प्रावधान समझ लेते हैं, कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। तो जैसे ही आप आर्टिकल नंबर 243 का आई पढ़ेंगे, वहाँ पर इसके प्रावधान दे रखे हैं। क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं कि इसका जो वर्किंग होगा, टाइम होगा, कितने वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। तो 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। किनके द्वारा गठन किया जाता है? तो ये आपका गवर्नर के द्वारा गठन किया जाता है। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए लर्न करना है। इसके जो हेड बनता है उसे कौन अपॉइंट करता है? तो हेड भी आपका गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब हम थोड़ी सी अलग चीज़ें इन्फॉर्मेशन के बारे में चीज़ों को समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसे हम बोलते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन और एक होता है आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन। इन दोनों से संबंधित बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो बहुत जल्दी से चैनल पर उपलब्ध होगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रेस करना है, जिससे कि जब भी ये वीडियो आए आप सभी को उससे कंटेंट संबंधित नोटिफिकेशन ईजिली आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन आपके, देखिए स्टेट जो फाइनेंस कमीशन होता है वो आपके रुपए की बात करता है, फाइनेंस की बात करता है, मनी की बात करता है कि कितना रुपया कहाँ पर लगाना है आपको। उससे संबंधित BPO का जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कई क्वेश्चन आपके यहाँ से बने थे। तो इसका डिटेल वीडियो बनाने के लिए आपको मैं कह रहा हूँ कि इसका मैं डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, दोनों से, स्टेट फाइनेंस कमीशन से और नेशनल फाइनेंस कमीशन से, क्योंकि दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट है। क्या क्या आपके प्रावधान किए गए हैं, किनके द्वारा इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये सभी संबंधित उसमें फैक्ट आपके शामिल किए जाएंगे। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2। पंचायत को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आपकी पंचायत है उसे कहाँ से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? केंद्र सरकार से, पंचायती राज विभाग से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से या फिर राज्य विधानमंडल से। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, राज्य विधानमंडल से इन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब देखिए, इन्हें राज्य मंडल से कहाँ से शक्तियाँ प्रदान होती हैं? तो आप सभी को पता है कि पंचायतों का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल नंबर 40 में किया गया है। और ये जो सब्जेक्ट है, पंचायत का जो सब्जेक्ट है वो किसके अंतर्गत आता है? तो आप सभी को पता है कि स्टेट शेड्यूल में आपका आता है, यानी राज्य सूची का विषय है। इसलिए जो भी आपकी इसकी पावर होगी, कोई भी पावर को घटाना है या फिर बढ़ाना है, वो डिपेंड करता है आपके राज्य विधानमंडल पर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कैसे सौंपी जाती है? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल, पंचायती राज विभाग। तो देखिए, इम्पोर्टेंट है आपका, राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, राज्यपाल को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। अब हम बात करते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में। इसका गठन कहाँ पे किया गया है? तो आर्टिकल नंबर, जैसे ही आप 243 का आई पढ़ेंगे वहाँ पर इसके प्रावधान दिए रखे हैं। कितने वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है? तो इसका गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है।
किनके द्वारा आपका गठन किया जाता है, तो गवर्नर के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसके हेड का जो होता है उसे कौन अपॉइंट करता है, तो हेड भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये स्टेट की बात की जा रही है। अगर आपके नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात की जाएगी तो वो देश के लिए होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इनसे संबंधित मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको दे चुका हूँ कि आपके स्टेट और नेशनल फाइनेंस कमीशन के टॉपिक पर आपकी बहुत डिटेल जल्दी से वीडियो आने वाला है। उसके लिए सिर्फ बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ईजिली प्राप्त हो सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3। राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल, सांसद, लोकसभा, प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है कि जो राज्य वित्त आयोग है उसकी स्ट्रक्चर का निर्धारण कौन करता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राज्य विधानमंडल के द्वारा इसके स्ट्रक्चर का निर्धारण किया जाता है, लेकिन आपकी संरचना का निर्धारण करती है राज्य विधानमंडल, लेकिन इसका गठन कौन करता है, तो गठन करता है आपका राज्यपाल। ऐसा प्रावधान कहाँ पे दे रखा है, तो मैं बार बार आर्टिकल रिपीट कर रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 243 के आई में इसका प्रावधान दे रखा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पंचायत के गठन के लिए संविधान में किस भाग को निर्देशित किया गया है? भाग नंबर 2, 3, 4 या फिर 5। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पंचायत के गठन के लिए संविधान के किस भाग को निर्देशित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भाग नंबर 4 में ये बातें बोली गई हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो भाग नंबर 4 है वो किससे संबंधित है। भाग नंबर 4 संविधान का संबंधित है आपके नीति निर्देशक तत्वों से। नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं उनमें कहा गया है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है वो किसके अंतर्गत आएगा, राज्य के अंतर्गत आपका आएगा। ये जो नीति निर्देशक तत्व है इसका वर्णन कहाँ पे किया गया, तो वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आपके 51 तक। उन्हीं में एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 40, जो कि वहाँ पे कहा गया है कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। पंचायत का गठन किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा स्टेट के द्वारा। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में आपका पंचायत का गठन का वर्णन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो आपका स्थानीय स्वशासन है, गांव का पंचायत का स्वशासन है, उनमें से कोई एक इसकी विशेषता नहीं है। वैधानिक स्थिति, कर आरोपित करने की शक्ति, केंद्रीय नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, केंद्रीय नियंत्रण। क्योंकि इस पर जो नियंत्रण होता है वो राज्य का नियंत्रण होता है, ना कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पंचायती राज संस्थाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो आपकी पंचायती संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत हो गई, जिला पंचायत हो गई, पंचायत समिति हो गई, ये किस चीज़ का आपका प्रतिनिधित्व आपका करती हैं। शक्तियों के केंद्रीकरण का, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, ग्रामवासियों के बीच भेदभाव का, ग्रामीण प्रतिद्वंद्विता बढ़ाने का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का ये प्रतिनिधित्व करती हैं, अर्थात आपकी डिसेंट्रलाइजेशन का प्रतिनिधित्व करती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी पावर को कम किया जा रहा है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? 57 या 705, 59,169, 60,987 या फिर 59,289। यहाँ पे बात की गई है कि जो उत्तर प्रदेश पंचायत है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या है 57 या 705। ये जो डाटा आपका दे रखा है वो कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज विभाग के द्वारा ये डाटा प्रदान किया गया है, वही आपको यहाँ पर बताया गया है। जो पंचायती राज विभाग है आपका डिपार्टमेंट है, वहाँ की वेबसाइट पर ही ये डाटा आपका अवेलेबल है, आप भी जाकर सर्च कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की प्रस्तुति की थी या स्तुति की थी? 4 स्तरीय, 2 स्तरीय, 1 स्तरीय या फिर 2 स्तरीय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान का प्रतिपादन या स्तुति की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2 स्तरीय प्रणाली की इन्होंने प्रस्तुति की थी। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 ईस्वी में। किसके द्वारा गठन किया गया था? तो जनता सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई थी, तो प्रस्तुत कब की गई थी रिपोर्ट? 1978 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिनमें इन्होंने सिफारिश की थी कि जो प्रशासन है आपका उसे हम 2 स्तरीय बनाएंगे। कितने स्तरीय बनाएंगे? 2 स्तरीय बनाने की इन्होंने सिफारिश की थी। कौन कौन से स्तर होंगे? तो एक स्तर होगा आपका जिला और दूसरा स्तर होगा आपका मंडल। ये इन्होंने प्रस्तावित किया था। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 2 स्तरीय। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो बोला गया कि भैया जो कौन सी समिति है जो पंचायती व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, दिनेश गोस्वामी समिति। क्योंकि जो दिनेश गोस्वामी समिति है वो इलेक्शन से संबंधित है, ना कि आपके पंचायती व्यवस्था से। जबकि अलग अलग समिति दे रखी हैं, जैसे LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था आपके 1986 ईस्वी में, सादिक अली समिति का गठन किया गया था 1964 ईस्वी में, और ये किया था आपके राजस्थान सरकार के द्वारा, लेकिन है पंचायत से रिलेटेड ही। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किस पंचायत समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था? हनुमंतराव समिति, LM सिंघवी समिति, GV राव समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति है वही इसकी आंसर होगा। संवैधानिक संशोधन की बात कही गई थी उसके अंतर्गत सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा राजीव सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। कब किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका गठन किया गया था 1986 ईस्वी को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। किस समिति ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरकारिया समिति, GV राव समिति। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि आपकी जो न्याय पंचायत होती हैं जो गांव में न्याय करती हैं उनकी सिफारिश किनके द्वारा आपकी की गई है कि भैया न्याय पंचायत भी गाँव में होनी चाहिए। ये सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए किस समिति के द्वारा न्याय पंचायत की बात बनाने की बात की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अशोक मेहता समिति के द्वारा। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1977 ईस्वी में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं BR मेहता समिति 1957 ईस्वी। सरकारिया समिति इससे संबंधित नहीं है। GV राव समिति 1885 समिति। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। किस समिति ने अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी? GVK राव समिति, अशोक समिति, बलवंतराय मेहता समिति या उपरोक्त में से सभी। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर किसने बात की गई है कि भैया इनको आरक्षण देने की बात कही गई है। किनको आरक्षण देने की बात कही गई है? कि जो आपकी अनुसूचित जनजातियाँ हैं, महिलाएँ हैं और पिछड़े वर्गों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये बोला गया है कौन सी समिति में? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, GVK राव मेहता समिति। इसका गठन किया गया था 1986 ईस्वी में। ये आपको लर्न करना है किसके द्वारा? GVK राव मेहता समिति 1985 है। तो 1985 ईस्वी में इसका गठन आपका किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? अब ये जो आंसर है वो यहाँ पे बदल जाएगा, क्योंकि इसका जो गठन किया गया है वो आपका किया गया है
जो योजना आयोग है आपका, प्लानिंग कमीशन होता है, उसके आधार पर इसका गठन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज प्रतिनिधित्व कब लागू किया गया? 5 जून 1947, 10 दिसंबर 1950, 7 दिसंबर 1952 या फिर 14 सितंबर 1977। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे बोला गया है वो बोला गया है कि भाई जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है वो उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था पहली बार। सही आंसर होगा आपका 5 जून 1947 को। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका आया है वो कहाँ से आया है? ये आया है आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से। क्या यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पंचायत एक्ट 1947 से संबंधित 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट है तो आप बीपीओ का एग्ज़ाम जाके देख लीजिए, 2025 में कंडक्ट कराया गया है। इस एक्ट से ही मात्र 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उस एक पेपर में ही। तो आप समझ सकते हैं कि जो पंचायत का एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश का कितना महत्वपूर्ण एक्ट है। तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 से संबंधित आपका फुल लेंथ वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध होगा किसी दिन। उसके लिए आप चैनल को सिर्फ और सिर्फ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको एक नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए जब भी इसका आपका वीडियो शेयर किया जाए उस टाइम। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। बलवंतराय मेहता समिति किसका संबंध है? एकात्मक शासन, पंचायती राज व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय संघ व्यवस्था। तो देखिए बलवंतराय मेहता समिति का संबंध है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। अब जब इसकी डिटेलिंग की जाती है कि बलवंतराय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया है 1957 ईस्वी में। इसने जो लेवल की बात की थी कि वो लेवल की थी आपके 3 लेवल के प्रशासन की बात इन्होंने की थी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्होंने बोला था कि हम बनाएंगे जिला पंचायत, जिला के स्तर पर हो जाएगी, और बनाएंगे हम पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर हो जाएगी, और बनाएंगे हम ग्राम पंचायत जो कि आपके गांव के बारे में वर्णन करेगी। तो इन्होंने ये प्रतिमान दिया था, मॉडल दिया था, जिसमें हमने बोला है कि ये डिस्ट्रिक्ट पे वर्क करेगी, ये ब्लॉक पे वर्क करेगी, ये आपकी विलेज पे वर्क करेगी। सही आंसर था ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 19 मई 1961, 28 मई 1961, 1 जून 1962, 3 दिसंबर 1961। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, 19 मई 1961 को इसे स्वीकार किया गया है। अब देखिए ये जो एक्ट आया है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961, इसे शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ UPPRA 1961। ये जो एक्ट है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? एक क्वेश्चन पूछा गया था जो हाल ही में आपका बीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है 2025 में, जिसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बचा हुआ है। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बचा है, जब भी नोटिस आ जाएगा तो आपको फुल लेंथ वीडियो आपका मैं बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपके रहेंगे। हाल ही में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की बात की गई है, जिसे हम शॉर्ट में कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम एक्ट 1947। इसमें आपकी ढेर सारी धाराएं हैं, अध्याय हैं। देखिए डिटेलिंग इसकी मैं कर लेता हूँ, आंसर बाद में देखते हैं। इसमें आपकी ढेर सारी धाराओं से क्वेश्चन आते हैं, ढेर सारे आपके जो अध्याय हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इससे संबंधित आपका फुल लेंथ वीडियो आपका चैनल पर बहुत जल्द अवेलेबल होगा। उसके लिए सिर्फ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको
एक नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए जब भी इससे संबंधित वीडियो आए, क्योंकि ये जो आपका एक्ट है वहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके लगभग कहाँ पर जो बीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है 2025 में कंडक्ट कराया गया था, आप जाकर देख सकते हो, जिसमें ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि रिजल्ट आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रह गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस धारा के अंतर्गत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धारा 2(6). उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में भूमि प्रबंधन समिति को परिभाषित किया गया है। धारा 2(ब), धारा 2(प), धारा 2(ख), धारा 2(फ). तो देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको बता देता हूँ कि यूपीआरआर एक्ट 1947 किस धारा के अंतर्गत जो भूमि प्रबंधन समिति होती है उसको परिभाषित किया गया है। इससे संबंधित कंप्लीट वीडियो में बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, लेकिन हाल ही में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1 धारा 2(भ). देखिए यहाँ पे भा से आप भूमि प्रबंधन लर्न कर लीजिएगा, जिससे कि आप चीज़ों को ईजिली रन कर पाएंगे। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1। ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या में 1/5 सदस्यों की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने पर प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंतर्गत बैठक बुलाई जाएगी। 30 दिन, 18 दिन, 15 दिन या फिर 60 दिन। देखिए क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ग्राम सभा की कुल सदस्यों की संख्या है जिसमें से 1/5 सदस्य संख्या बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो कितने दिनों के अंतर्गत आपको बैठक बुलानी पड़ेगी। मान के चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपकी ग्राम सभा में 1000 लोगों की संख्या है, जिसमें से आपके 1/5 सदस्य लोग आपका प्रस्ताव पारित करते हैं कि हमें बैठक बुलानी है 200 लोग। तो ऐसी कंडीशन में आपके विदिन 30 डेज ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। जो आपका प्रधान है वो आपकी बैठक बुलाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का नियम नंबर 32। देखिए ढेर सारे नियम भी हैं आपके यहाँ पर। 32 की बात की गई है। यूपीआरआर एक्ट 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस जारी किया जा सकेगा। बैठक की स्थिति में 5 दिन पूर्व, बैठक की स्थिति में 7 दिन पूर्व, बैठक की स्थिति में 2 सप्ताह पूर्व, बैठक की स्थिति में 15 दिन पूर्व। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4। आपकी बैठक की तिथि के 15 दिन पूर्व आप क्या है नोटिस जारी कर सकते हैं। ये कहाँ पे कहा गया है, अधिनियम 1947 के नियम नंबर 32 में। इस प्रकार हमारे यहाँ पे 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पहले वाले वीडियो जो आपका फर्स्ट वीडियो अवेलेबल था उसमें आपके 55 क्वेश्चन थे। सेकंड वीडियो जो कि आज है आपके उसमें 55 क्वेश्चन है। टोटल दोनों वीडियो के अंतर्गत आपके जो टोटल 2 वीडियोस हो जाएंगी आपकी, और उसके अंतर्गत आपके 110 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे जिससे कि पंचायत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका ग्रामीण स्वशासन है वहाँ से संबंधित आपकी सारी चीज़ों को मैंने मेंशन किया हुआ है, आपको डिटेलिंग की गई है। आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ग्रामीण व्यवस्था में मैं आपके लिए योजनाएं संबंधित वीडियो लेकर आऊँगा। फाइनेंस कमीशन से संबंधित वीडियो आएगा आपका। इसी तरह से आपका जो इलेक्शन कमीशन है उससे संबंधित वीडियो में भी डिटेलिंग करने लेकर आऊँगा, जिससे कि ग्रामीण प्रशासन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये मेरी गारंटी है आपकी। आपसे सिर्फ इतने ही सहयोग की मांग है कि अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ईजिली प्राप्त हो जाता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को जैसा कि पता है कि 21 मई को आपका एग्ज़ाम है और उसमें आपको 100 डिटेलिंग में नहीं, जबकि छोटी छोटी कंप्लेंट्स की जाएंगी, छोटी छोटी डिटेलिंग में आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि आपका 100% रिवीजन आपका हो सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।